हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज 15 नवंबर है, बुधवार का आज ये दिन है। और आज हिंदू न्यूज़पेपर में ज़्यादातर जो चीज़ें बताई गई हैं वो बिजनेस वॉल्सम स्ट्रीट को लेकर बताई गई हैं। और सबसे वार्म टॉपिक जो इस समय का बना पड़ा है वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्ले कर रही है। तो आज हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहली जो न्यूज़ है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, तो डाबर ग्रुप के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर 31 जो केसेस है, मुंबई पुलिस ने केसेस को फाइल किया हुआ है। महादेव ऐप जो है वो उनको फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें इन पे फाइल की हुई है, जिनका नाम है मोहित बुरमान। ओके। तो किस केसेस से रिलेटेड इनके चीज़ों को कवर किया गया है। पहला, 15,000 करोड़ की जो गैम्बलिंग हुई है। महादेव जो इनका एक ऐप है, महादेव बुक ऑनलाइन बेट ऐप सिनिडिक्शंस। देखो दोस्त, इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली है गैम्बलिंग और महादेव ऐप, है ना। ऑनलाइन बैटिंग को इन लोगों ने एक तरीके से जो ऑनलाइन गैम्बलिंग या फिर ऑनलाइन जैसे रमी ऐप हो गया या फिर किंग 11 जो हमारे क्रिकेट से लेकर हो गया, वो लोग इस चीज़ को बोलते हैं ये किसी तरीके की गैम्बलिंग नहीं है, ये तो एक तरीके का टेक्निक है, या फिर इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत तरीके की आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है। तो ये ऑनलाइन जो बैटिंग ऐप है, ये गैम्बलिंग का तो जैसे जो गैम्बलिंग करने वाली जो भी वो हैं हमारी ऐप मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो ऐप मेकिंग इंडस्ट्रीज इन ऐप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पर खेलना या फिर यहाँ पर बैट लगाना एक एक प्ले के जैसा है या फिर एक टेक्निक के जैसा है। आप अगर यहाँ पर बैट लगाते हो तो इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। ये किसी तरीके का जुआ या फिर किसी तरीके की गैम्बलिंग या फिर किसी तरीके की शर्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पर। लेकिन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को कंफ्यूजन क्रिएट रहती है कि ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है इस समय कि ये सच में ऑनलाइन गैम्बलिंग है या फिर असलियत में ये एक हाथों की सफाई या फिर गेम की तरह है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना, कुछ लोग इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये तो एक हाथों की सफाई है, इन द सेंस लाइक इसके लिए आपको एक गहरी स्टडी करनी पड़ती है इस चीज़ को सीखने के लिए, है ना। तो इस चीज़ से रिलेटेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आए दिन कई कई नई नई टेक्निक्स या फिर कई कई नई नई पॉलिसीज़ को इनिशिएट करती रहती है। तो यही है इस टॉपिक में। लेकिन इस टॉपिक को सिर्फ ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरीके से नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी यूथ है, वो यूथ इस समय इन ऐप से जुड़कर बहुत नई नई जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती हैं। जैसे जो बहुत कम एज में उन्हें बहुत ज़्यादा मनी का लॉस हो जाता है। तो ये इस चीज़ों में इस ऐप के ज़रिए या फिर इस आर्टिकल के ज़रिए इन्हें समझाया गया है। तो ये आर्टिकल इतना ही है। सॉरी। जो इजराइल आर्मी से हैव टू सीज द हमन पार्लियामेंट इन गाजा। जो इजराइल की वो है आर्मी है, वो जो गाजा की पार्लियामेंट है उसको सीज करने की बात कर रही है। तो इसमें देखो चीज़ें क्या लिखी हुई है कि कंटिन्यूसली इजराइल पे अटैक हुए जा रहे हैं, है ना। द इजराइल आर्मी सेज टू द कैप्चर द गाजा पार्लियामेंट एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द हमास इन गाजा सिटी टू डीपन देयर ऑफेंसिव फिलिपीन टेरिटरीज। तो फिलीपींस में बहुत अलग अलग तरीके के अटैक होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि हमास का जो पार्लियामेंट है उसे अब हम क्या बोलते हैं, सीज कर देना चाहिए। क्योंकि देखो कंटिन्यूसली अटैक होने के कारण आए दिन लोगों की डेथ होती चली जा रही है ना। और यहाँ पर देखो नया डाटा है, एटलीस्ट 13 पीपल वर किल व्हेन द इजराइल फोर्स टारगेट एट द होम ऑफ गाजा। जब गाजा में उन्होंने अटैक किया तो लगभग 13 लोगों की वहां पर डेथ हो गई है। और मोर देन यहाँ पर कंटिन्यूसली अटैक चलते जा रहे हैं इजराइल के अटैक की वजह से। इससे भी ज़्यादा मोर देन 11,200 जो सिविलियन है उनके डेथ की रिपोर्ट्स यहाँ पर कंटिन्यूसली आती चली जा रही है। बहुत डेंजरस स्थिति है यहाँ पर। आए दिन लोगों की डेथ और आए दिन अटैक्स होते चले जा रहे हैं। ये जो चीज़ है ये इंटरनल पीस और इंटरनल
सिक्योरिटी की बात होती है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ों से इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये कहती है कि हमें वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। जैसे अमेरिका है, उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं जिसमें वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कितनी डेंजरस स्थिति बनी हुई है, लोगों की डेथ भी हो रही है, और सेम स्थिति यहाँ पर यूक्रेन और रसिया के बीच में हुई है। तो क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस मुद्दों के लिए बनाई जाती है, क्या वो इस तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने निजी प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं, या फिर अपने अपनी जो कंट्री की पावर को बिल्ड करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। तो ये सच में एक क्वेश्चन मार्क है। अगली जो न्यूज़ है, जो तीसरी है, इसमें जो क्या है कि जो उत्तराखंड में एक टनल को खोदा जा रहा था, जिस टनल में जो जो वर्कर है वो टनल कोलैप्स हो जाने के कारण जो वर्कर्स है उसके अंदर ट्रैप हो गए थे। तो इसमें बात किया गया है, जो ऑलमोस्ट जो 40 लेबर्स हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कहाँ पर हो रहा था, ये उत्कर्षी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के उत्कर्षी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। और ये इनको 3 दिन कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गए इनको कंटिन्यूसली इन टनल में फंसे हुए। और ये एक्चुअली जो वर्क कर रहे थे यहाँ पर, ये जो नब है 900 मिलीमीटर डायमीटर का एक पाइप था, वहाँ पर ये लोग वर्क करने के तरीकों वर्क कर रहे थे। और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वर्क करवाया जा रहा था, ये टनल खोदी जा रही थी। 4531 मीटर लंबी ये टनल है, जो कि बनवाई जा रही थी नेशनल हाईवे एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि NHIDCL है ना, किसके पार्टनरशिप के साथ, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कितने कॉस्ट के साथ, ये लगभग 850 करोड़ की जो लागत है, उसकी लागत से बनवाया जा रहा है। एग्जैक्टली जो अमाउंट है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 8,500 853.79 ठीक है ना। इसके पार्ट जो हैंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ चार धाम ऑल वेदर टनल, ये हर मौसम पे चलने वाली एक टनल रहेगी, और जिसका एम क्या है, और रिड्यूस द रोड डिस्टेंस बिटवीन उत्कर्षी टू यमुनोत्री टाउन, ठीक है ना। ये जो रोड का जो डिस्टेंस है उत्कर्षी से लेके यमुनोत्री टाउन का, उसको 26 किलोमीटर कम कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टनल बनकर ये उभरती है। तो ए पोर्शन ऑफ द टनल कोलैप्स एट सिलकियारा, ठीक है ना। एक जो टनल का पोर्शन है वो सिलकियारा एक जगह है, वहां पर 5:30 बजे ये जो टनल है वो कोलैप्स हो गई थी। और तब से लगातार 3 दिन कंटिन्यूसली हो गए, संडे मंडे ट्यूसडे और आज वेडनेसडे, और आज भी यहाँ पर 40 से ज़्यादा जो लेबर है वो यहाँ पर फंसे पड़े हैं। रेस्क्यू टीम यहाँ पर गई हुई है। और इसमें अथॉरिटी वालों का क्या कहना है कि उनको जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको हम लोग मेडिसिन और फूड जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू। और ये देखो, एक जिनका नाम है आकाश सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के स्पोकस हैं और GS नेगी के पिताजी हैं। वो बोलते हैं कि हमें दुख है उन 40 फंसे हुए वर्कर्स को लेकर। ये स्टेटमेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, इस चीज से रिलेटेड कोई बात नहीं है। 10वें पेज नंबर पे इन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम एक बार इसे 10 पेज नंबर पे जाते हैं। देखो यहाँ पर दिया ना, कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 10, तो हम पेज नंबर 10 के पास आते हैं। पेज नंबर 8, 12, 11, देन ये रहा, इसको कंटिन्यूसली कंटिन्यू किया हुआ है। द हैकर टू क्रिएट द एस्केप पैसेज, किन किन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इस स्केप्स को छुड़ाने की मदद की जा रही है। एक जो टीम बिठाई गई है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कोड द लैंडस्लाइड ऑफ सिल्किया
रीड द स्पॉट ऑफ न्यूज ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई है उन्होंने, और जो टीम है उस टीम में इंक्लूड होते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी जो है WIHG, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि GSI है, और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि CBRI है, जो कि रुड़की से बिलोंग करती है, और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको इस शॉर्ट में कहते हैं USDMA, जो कि देहरादून से होती है। और ये जो टनल है ये बहुत ज़्यादा हिली एरिया से रिलेटेड हैगी। तो meanwhile the environmentalist who has the part of the Supreme Court appointment, the high powered committee of Char Dham all weather tunnel, the criticize the government is going to the head the project of the ecological concern to them। तो इन्होंने बोला है कि ये एक ऑल वेदर टनल तो है लेकिन इस चीज को रिलेटेड जो मीनवाइल जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि इस तरीके के रोड को लेकर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिला है। देखो दोस्त, कंटिन्यूसली 26 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम करने के लिए हम पहाड़ों के बीचों बीच काट कर एक टनल बनाते हैं, तो वो टनल आने वाले समय में और भी ज़्यादा लैंडस्लाइड के कारण बन सकती है। तो ये सिर्फ मामला अभी का नहीं है कि सिर्फ 40 मजदूर यहाँ पर फंसे पड़े हैं, ये आगे जाकर ये चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर एक स्पेशल लेवल का टाउन बिठा रखा होता है और उस टाउन के मैनेजमेंट को लेकर किसी भी तरीके की कोई चीज़ें इमर्ज नहीं की होती, क्योंकि वो एक अनप्लैंड तरीके के टाउन होते हैं जो आए दिन वहाँ पर आए दिन लैंडस्लाइड और भूकंप के जो रीजन तो आजकल हमें दिख ही रहे हैं। 2-4 दिन पहले दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा भूकंप आए थे। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। अब हम आगे देखते हैं कोई जो नया नया टॉपिक आया हो। सॉरी। हाँ, एक नया पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट मस्ट कंपनसेट द विक्टिम ऑफ डॉग बाइट। तो एक नया रीजन आया हुआ है कि जो गलियों में जो डॉग्स होते हैं उनके काटने के जो चांसेस हैं या फिर उनके काटने के जो इंसिडेंट है और विक्टिम्स जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो पंजाब और हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो उन्हें कंपनसेशन देगी जो डॉग बाइट या उनके विक्टिम है। ये हाई कोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट बोली गई है। तो कंपनसेशन कितना दिया जाएगा? वो कंपनसेशन मात्र 10,000 रुपये का दिया जाएगा विद इंक्रीज द कंपनसेशन व्हेन द फ्लैश रिमूव फ्रॉम द स्किन। और ये कंपनसेशन इंक्रीज किया जाएगा जब उनकी स्किन से किसी प्रकार का फ्लैश उन डॉग के काटने से रिमूव किया गया होगा। तो ये इन्होंने बोला कि ये जो कंपनसेशन है 10,000 तक का मिलेगा, और अगर उनकी स्किन या उनका फ्लैश उन डॉगीज ने निकाल दिया है तो उनको 20,000 तक का पर 0.2 सेंटीमीटर उसको बाइंड करने की और इतना कंपनसेशन दिया जाएगा। देखो दोस्त, सिर्फ कंपनसेशन वाली चीज़ों से चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती है। इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो रेबीज़ के केसेस होते हैं, इनके अंदर जितनी भी तरीके की जो बीमारियां होती है वो ह्यूमन बॉडी में जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लेक्स इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो सिर्फ कंपनसेशन दे देने से और सिर्फ इलाज कर देने से इन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाया जा सकता। और सबसे पहली बात, आपने देखा होगा कि ये जो डॉग्स होते हैं ये गलियों में घूमते हैं, इनके पास फूड सिक्योरिटी जैसी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकते हैं और जब इनको फूड नहीं मिलता तो कोई सामान लेकर जा रहा होता तो इन पे अटैक करते हैं। तो प्रॉब्लम डॉग बाइट की है और हमें ये भी समझना पड़ेगा इस प्रॉब्लम क्या का रियल मीन क्या है। तो सिर्फ कंपनसेशन ये इस चीज़ का रियल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। कंपनसेशन के अलावा भी इन डॉग्स को प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करने चाहिए कि इनको उस एरिया में प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सेफ इन्वायरमेंट को फील कर सके, क्योंकि इन लोगों को भी लिए एक सेफ इन्वायरमेंट फील नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो आए दिन ह्यूमंस पे अटैक करते रहते हैं।
तो अब अगली न्यूज़ देखते हैं। हाँ, एज बीजेपी, एक ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। देखो, वोट बैंक पॉलिटिक्स है और ये कम्युनिटी बेसिस की पॉलिटिक्स है, जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड इसको हम जोड़ा जाया जा सकता है। ठीक है ना। एज बीजेपी इंड्यूस 21,000 यादवास इन द कम्युनिटी आउटरीच, और आरजेडी चीफ से दैट ही विल फॉइल एनी बिड ऑफ दैट ऑफ द पार्टीज बेस। तो जो आरजेडी है, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने यादव कम्युनिटी की रिजर्वेशन को इंक्रीज करने की बात की हुई है। मैंने इसको पढ़ा था, तो हम इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि देखो, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इनका यूज किया जाया जा सकता है वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर। और रिजर्वेशन को इंक्रीज करने वाली बात है, तो इन्होंने बोला है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 14.26% जो है वो स्टेट में दिया जाएगा। हालांकि रिजर्वेशन का रियल मतलब क्या है? देखो दोस्त, रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दें, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस कर दे और दूसरी कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दे। तो ऐसा तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। तो रिजर्वेशन एक तरीके का अफर्मेटिव एक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि वो किसी दूसरे को एक्सक्लूड करना बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि सेक्शन में उसे इंक्लूड करना होता है ना। किसी भी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने से नहीं होता, जबकि एक कम्युनिटी जो पिछड़ गई है, उस कम्युनिटी को सोसाइटी में या फिर अपनी जो प्रोसेस है, एजुकेशन प्रोसेस या फिर जॉब सीकिंग प्रोसेस में, उनको इंक्लूड करना होता है। इंडिया में रिजर्वेशन को इसलिए इंक्लूड किया गया था ताकि जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको अपलिफ्ट किया जा सके और वीकर सेक्शन को सोसाइटी में पार्टिसिपेशन मिल सके। तो इससे रिलेटेड हमने बात करी थी कि रिजर्वेशन की जो टाइमलाइन है, प्री इंडिपेंडेंट एरा से भी जुड़ी हुई है और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा से भी जुड़ी हुई है। हमने बात करी थी जो साहू महाराज थे 1902 में, इन्होंने रिजर्वेशन कोल्हापुर में सबसे पहले स्टार्ट किया था। ये एक प्रिंसली स्टेट था। ये रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को, एजुकेशन को फेवर करता था। फिर उसके बाद 1921 मैसूर में रिजर्वेशन को इनिशिएट किया गया और बैकवर्ड क्लासेस, जिनको बहुत लंबे डिकेड से सोशल कल्चर से दूर रखा गया, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी जो पावर को प्रमोट करने के लिए 1921 में रिजर्वेशन को मैसूर में स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद 1932 में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनिटी को बढ़ावा देते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए थे, मुस्लिम्स के लिए, बुद्धिज्म के लिए और सिखों के लिए, और क्रिटिकल जो क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए थे। फिर उसके बाद जो पूना पैक्ट आया था, उसके अंदर महात्मा गांधी, अंबेडकर ने कुछ सीटों को रिजर्व किया जो डिप्रेस क्लास सोसाइटी के लिए थे, है ना। और 1942 में वाइसरॉय जो थे, जिनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उन्होंने 8.5% रिजर्वेशन को रिकमेंड किया था। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, जो कि सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट ले सकेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन की बात करें तो 1950 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये रिजर्वेशन कोटा को स्टार्ट किया गया था। पहली बार 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन जब फर्स्ट टाइम अमेंड हुआ था, उसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को स्टार्ट किया गया। फिर इन ईयर 1990 में मंडेल कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा अकॉर्डिंग टू द पीएम, जो कि वीपी सिंह थे, उन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट ने 50%, सॉरी लास्ट टाइम जो था 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैपेसिटी को रिजर्वेशन में लगा दिया गया। ऑल्सो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट आउट किया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को टू मूव द रिजर्वेशन 10% फॉर द पुअर अमंग द अपर क्लास में भी जो पुअर क्लास के लोग हैं, उन लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो जो शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट से दैट द रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल क्राइसिस पर नहीं हो सकता। तो 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये एक्ट को पास किया गया और 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीक सेक्शन को दिया गया था। तो इसमें सबसे पहली जो कमेटी थी, जिसका नाम था मंडल कमीशन, ये स्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1979 को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और पीएम जो थे उस समय, मोरारजी देसाई के अंदर में ये कमेटी बनाई गई थी। फिर देखो, क्वेश्चन इससे ये भी अराइज होता है, क्या रिजर्वेशन इंडिया में ज़रूरत है भी कि नहीं, है ना।
क्या रिजर्वेशन ऑफ इंडिया में क्या मतलब है और रिजर्वेशन से रिलेटेड लॉ क्या कहते हैं। रिजर्वेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल 15 है उसका सब क्लोज 4, ये पहले टाइम में जब अमेंडमेंट हुआ था 1951 के द्वारा लाया गया था, इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई थी। किसमें बात करती है, आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4। आर्टिकल 15 का सब क्लोज 5 ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2006 का था के द्वारा लाया गया था। इसी में प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी बात की गई थी। आर्टिकल 39A जो कि DAP SPs के अंदर मेंशन किया हुआ है, यह आर्टिकल स्टेट को बाध्य करता है टू इंश्योर द जस्टिस और द फ्री लीगल एड फॉर द इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसमें मेंशन किया गया कि स्टेट को बाध्य किया जाए कि वो जो ड्यूटी है स्टेट की टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज किया जाए सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हमने यहाँ पर कितने प्रोविजन है, 4 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो कि रिजर्वेशन की बात करते हैं। कौन कौन से थे, आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4, आर्टिकल 15 का सब क्लोज 5, आर्टिकल 39 का सब क्लोज A और आर्टिकल 45। ठीक है, इस रिजर्वेशन के ऊपर इतना ही है। रिजर्वेशन के ऊपर एक और आर्टिकल था जो मैंने नीचे देखा हुआ था जो PM मोदी से रिलेटेड है। ये PM Modi comprises the sub categorization of Mariga's aim to the longest term। तो यहाँ पर देखो कोटा के बाद सब कोटा वाली चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो आज जो रिजर्वेशन, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या रिजर्वेशन जिस चीज़ के लिए लाया गया था, क्या आज भी उस रिजर्वेशन का उसी तरीके से प्रयोग हो पा रहा है या फिर रिजर्वेशन को लोग सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अब बिहार में वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक तरीका देखा जो कि यादवास कम्युनिटीज को लेकर था। अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सब कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की। तो जो रिजर्वेशन है उसको लेकर लोग आए दिन नई नई पॉलिटिक्स या फिर नए नए जो तरीके हैं उनमें वो लोग अपने अपने प्रॉफिट के लिए लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सबसे मेन खबर आज है, जो सुब्रता रॉय थे जो कि सहारा कंपनी के फाउंडर थे, उनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 75। वो देखते हैं कहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैंने उसे रीड किया था, वो मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ पर पढ़ा था उसे। एक मिनट, ये सबसे पहले ये सुब्रता रॉय, पेज नंबर 12। ये रहे सुब्रता रॉय के बारे में हम स्टडी करते हैं। सुब्रता रॉय ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी मृत्यु जो है वो मुंबई में हो गई है एट द एज ऑफ 75। सुब्रता रॉय जो इंडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थी, ही हैज बीन द बैटलिंग टू मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, डाइज इन द हॉस्पिटल ऑफ मुंबई एट द नाइट ऑफ ट्यूसडे को इनकी डेथ हुई है 75 की एज में। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे हु स्टार्टेड द चिट फंड बिजनेस। इन्होंने एक चिट फंड बिजनेस स्टार्ट करा था, चिट मतलब पर्ची वाला बिजनेस। लेटर 1917 मिस्टर सुब्रता रॉय एट द पीक ऑफ द सक्सेस, और 1970 में सक्सेस की बहुत बड़े पीक पे थे इन्होंने, इंक्लूडिंग एयरलाइन, इंक्लूडिंग एयर सहारा, इंक्लूडिंग टीवी चैनल्स, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंटिटी, इंक्लूडिंग द एम्बिशियस वैलीज और लोनोवा और महाराष्ट्र। बहुत बड़े बिजनेस को इन्होंने इनरोल किया था। जो सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थे, ये वन ऑफ द कंसिडर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है ना, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर क्रिएट किया था इन्होंने। और द इंडियन रेलवे विद द प्रोफेशनल एम्प्लॉयज, जिसमें ऑल ओवर 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को इन्होंने अपने कंपनीज में रोजगार दिया था, जो आज के समय पे हमारी रेलवे इंडस्ट्रीज दिया करती है।
I told the visionary passes of the 14th November to the cardiorespiratory arrest of the meanwhile the battle of complication. इनकी स्टोरी ये थी कि इनके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल केसेस फाइन चार्ज कर दिए गए थे कि इनका जो बिजनेस करने का तरीका था वो चीट फंड को लेकर था। चीट मतलब ये एक बिजनेस इनके बिजनेस करने का तरीका एक चिट पर लिखी एंटिटीज के ऊपर था, जिसकी वजह से सैबीज ने उनके ऊपर रेड करी थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके ऊपर वो करी थी, जिसकी वजह से इनका बिजनेस जो था वो फ्लॉप होता चला गया था। बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर इनका जो बिजनेस था वो ग्रो नहीं हो पाता। यही सेम रीजन सुब्रता रॉय के साथ था, और शायद जो हमारे माल्या थे, विजय माल्या और मित्तल माल्या, उनके बिजनेस के साथ भी ऐसा कुछ सेम चीज हुआ था। उनमें क्या था कि वो उन्होंने एयरलाइन इंडस्ट्रीज में उतरे थे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगा। आइदर ये जो स्टेटमेंट थी ये पॉलिटिकली इस्तेमाल करने लगे लोग, और इनका जो बिजनेस जिस स्पीड से ग्रो होना चाहिए था उस स्पीड से ग्रो नहीं हो पाया। उस समय हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का सपोर्ट था उस समय नील के बराबर था, और जिसको जिस तरीके से बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिला उन्होंने उस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो किया। क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ लॉ और लैक ऑफ पॉलिसी होने के कारण अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया था, लेकिन जब जैसे ही लॉ आए तो इन लोगों के बिजनेस को इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। सुब्रता रॉय और विजय माल्या ये दो इन चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। सेम जो हमारे शेयर मार्केट के जो मूल थे जिनका नाम था हर्षद मेहता, उनके साथ भी लो नहीं था। लो आते उनके जो भी बिजनेस थे उनको स्टॉप कर दिया गया शेयर मार्केट के। तो आज यही 5-6 न्यूज़ हैंगी। इसके बाद न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैंगी। तो बस एक बहुत बड़ा बिग शॉट है दिल्ली में, देखो एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही है। अल्टीमेट सॉल्यूशन एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को करने से हवा यहाँ पर भारी हो जाएगी, और जो वहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है वो शट डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से द एयर क्वालिटी जो होगा उस एरिया का वो कंट्रोल किया जाया जा सकता है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।